तो चलो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत समझते भी चलेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमें फटाफट रिवाइज करना है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस विच प्रोवाइड डिजायर्ड फंक्शनैलिटीज। तो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम जिससे कंटेनिंग, जो उसमें कुछ जैसे हमने कोड वगैरह लिखते हैं ना, सेम वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिससे हमें डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग समथिंग। इंजीनियरिंग करते हैं ना, मतलब अगर हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हमें पता है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ बनाओगे, कोड करोगे। उसी तरीके से अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आप बिल्डिंग रिलेटेड कुछ काम करोगे, मैकेनिकल हो तो मीन्स आप कुछ डिज़ाइन करोगे और कुछ बिल्ड करोगे, वो होती है इंजीनियरिंग। एंड देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच to design and development operation and the maintenance of software system। तो सेम चीज़ें, मतलब इंजीनियरिंग में हम चीज़ों को डिज़ाइन एंड बिल्ड कर रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन और बिल्ड करेंगे, उसको डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे, तो वो उसकी मेंटेनेंस के लिए वर्क करेंगे, तो वो हो गई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, सॉफ्टवेयर इज़ नॉट susceptible means affected by something to the environmental melodies, it does not suffer from any defect with time। मतलब सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट की वजह से कभी भी गड़बड़ नहीं होता है सॉफ्टवेयर का, पर इन्वायरमेंट का कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बट इट इज़ डेवलप्ड थ्रू द लाइफ साइकिल। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, तो ये अचानक से बन के नहीं तैयार हो जाता, बल्कि ये इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बट इट इज़ डेवलप्ड। ये बनाया नहीं जाता बट इसे डेवलप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, लाइफ साइकिल, द लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट से। Then reusability of components. Software is a flexible and can be amended to meet new requirements। amendment क्या होता है? कोई चीज़ ऐड करना, कोई नई चीज़ जोड़ना, है ना। तो इसमें हम कोई नई चीज़ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर हमें अब इसमें जैसे कि मोबाइल फ़ोन था सबसे पहले, तो उसमें सिर्फ कीपैड आता था ना, उसके बाद उसमें टॉर्च ऐड कर दी गई, तो वो जो टॉर्च ऐड की गई वही अमेंड कर दिया गया नई चीज़, क्योंकि हमें लगा कि इसमें ये रिक्वायरमेंट भी है। कॉस्ट ऑफ इट्स चेंज एट इफ़ नॉट कैरीड आउट इनिशियली इज़ वेरी हाई एट लेटर स्टेज। कॉस्ट ऑफ इट्स चेंज, बार बार उसमें चेंजेस करने पे उसका जो कॉस्ट होता है वो तो बढ़ता ही है। नॉट कैरीड आउट इनिशियली बट इज़ वेरी हाई एट लेटर स्टेज, मतलब शुरू में तो हम कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसकी कॉस्ट कम थी, बट हमने नई नई चीज़ें उसमें अमेंडमेंट करते गए, नई नई चीज़ें जोड़ते गए, तो लास्ट में उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस, क्राइसिस क्या होता है? जब भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ में कमी आती है। अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इट्स इनएबिलिटी टू डेवलप बग फ्री सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उनके सॉफ्टवेयर में बग्स आ रहे थे। बग यानी कि प्रॉब्लम, वायरस, है ना, बग आ रहे थे, कमियाँ आ रही थी। If software developers are asked to certify that the developed software is bug free, no software would have even been released। मतलब अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर से ये पूछा जाए कि इसमें कभी भी कोई बग नहीं आएगा, ये बग फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इस ऐसा अगर होने लगा तो कोई भी सॉफ्टवेयर कभी रिलीज़ होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री नहीं हो सकता। उसमें हम एक एक करके प्रॉब्लम्स या बग्स या इश्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, उसको रिज़ॉल्व करते रहते हैं, और इस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है इम्प्रूव होता रहता है। बट अगर कोई बोले कि आपका सॉफ्टवेयर बग फ्री हो गया है, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। Hence, software crisis has become a fiction of everyday life। Some of the software crisis are discussed problem। देखिए, एक है Y2K प्रॉब्लम। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस में पहला है Y2K प्रॉब्लम। इट वॉज द मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम ऑफ लास्ट सेंचुरी। इट वॉज सिंपली द इग्नोरेंस अबाउट द एडिक्वेटी और अदरवाइज ऑफ यूजिंग ओनली लास्ट 2 digits of your year। Millions of rupees have been spent to handle this practically not existence problem।
अच्छा, तो ये प्रॉब्लम क्या थी आपके डेट मंथ को लेकर थी कि हम हमेशा लास्ट की 2 डिजिट ही यूज़ कर रहे थे। जो कि आपके डेट को लेकर तो ठीक है, ठीक है। 11 डेट, 11 आपकी डेट हो गई, 12 आपका मंथ हो गया, बट ईयर में जब 2000 आया होगा तो 00 इसने लिख दिया होगा। आपको क्या पता ये 1900 का 00 है या ये 2000 का 00 है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ा। ये थी Y2K प्रॉब्लम। The Star War program of USA. The Star War program of USA produced Patriot missiles and was used first time in Gulf War. Patriot missiles were used for defense of Iraqi Scud missiles. The Patriot missile failed several times to hit Scud missile, including one that killed 28 USA soldiers in Saudi Arabia. A review team was continued to find the reason, and result was software bug. A small timing error in the system's clock accumulated to the point that after 14 hours, the tracking system was no longer accurate. इट मीन्स इसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो हमने टाइमर सेट किया कि इतने घंटे बाद ये बम ब्लास्ट होना चाहिए, वो चीज़ या फिर ये मिसाइल वहाँ जाकर गिरनी चाहिए, वो टाइमर में गड़बड़ हो गई। स्मॉल टाइमिंग एरर, ठीक, ऐसा कुछ हुआ और इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो ये था स्टार वॉर प्रॉब्लम। वन लिटिल बग वन बिग क्रैश। एक छोटी सी गलती और बड़ा क्रैश। वन लिटिल बग वन बिग क्रैश। ASEAN 5 space rocket developed a cost of $7,000 million. Over a 10-year period, the space rocket was destroyed after 39 seconds of its launch. It means सब कुछ तो बहुत सही बन गया था, एक रॉकेट बना रहे थे हम, इतने पैसे भी खर्च कर दिए थे, बट उसमें एक छोटी सी लिटिल बग, एक छोटा सा बग था उसमें जो सॉल्व नहीं हुआ, और इस वजह से इतने सारे पैसे लगाने के बाद, 10 इयर्स लगाने के बाद 39 सेकेंड में ही वो जो लॉन्च हुआ वो डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, अब प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है? यूजुअली स्मॉल इन साइज, बट जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें लंबा कोड लिखना पड़ता है ना। प्रोग्राम तो आप छोटा सा भी लिख सकते हो। डेवलपर हिमसेल्फ इज सोल यूज़र, डेवलपर ही उसका यूज़र होता है, बट लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स। एक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, कितने मिलियंस बिलियंस लोग उसको इंस्टॉल करते हैं, इसलिए इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। इसको तो हमने बनाया, हम ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें सिंगल डेवलपर होंगे, इसमें पूरी टीम होती है, लैक प्रॉपर यूज़ इंटरफेस, वेल डिज़ाइन इंटरफेस होता है, इसमें लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, एंड एडहॉक डेवलपमेंट होता है, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप इसका डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर का। Software application domain, software systems, it is collection of programs written to service other programs, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स दैट सॉल्व द स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स। ये किसी खास पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे MS ऑफिस है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, गेम्स है, एडोब रीडर्स है, वो किसी एक पर्पज़ के लिए ही बनाए गए हैं। Engineering or scientific software applications range from astronomy to volcanology, from molecular biology to automated manufacture। मतलब साइंटिफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ हम इन सब सारे कामों के लिए भी करते हैं। अब एक है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। Embedded software is used to implement control feature and functions for the end user and for the system। end user कौन है? आप, मतलब यूज़र ही end user कहा जाता है, and for the system itself, example keypad control for a microwave oven। Embedded software is used to implement control features and functions for the end users and for the system itself। मतलब हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे माइक्रोवेव बताया जा रहा है, एक टाइमर सेट होगा, इतने देर में आप इसको ऑफ कर देना इस माइक्रोवेव को, तो वो जो कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया कि इतनी देर में इसका हम बटन यहाँ पर क्लोज कर देंगे, वो चीज़ हो गया एम्बेडेड। वेब एप्लीकेशन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, वेब ऐप कैन बी लिटिल
more than a set of linked hypertext files that present information using text एंड लिमिटेड ग्राफिक्स HTML जावा PHP .NET मतलब वेबसाइट वगैरह के लिए जो हम क्रिएट करते हैं वेब एप्स कैन बी लिटिल मोर देन अ सेट ऑफ लिंक्ड हाइपरटेक्स्ट फाइल प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये सारी चीज़ों को बोल सकते हैं वेब एप्लीकेशन Artificial intelligence (AI) application within this area include robotics, expert system patterns, face recognition systems and virtual game planes. तो AI तो हम सभी को ही पता है कि क्या है आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस concept of software engineering has evolved in 1986 by Boehm to reduce the effects of its software crisis because software engineering refines a specific and systematic approach to develop सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो आ रही थी उस वजह से उसको सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोसेस रखी गई जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो होंगी और ऑपरेट होंगी मेंटेन होंगी मतलब उसमें मेंटेनेंस भी चलता रहेगा टाइम बाय टाइम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू मीट अ गिवन स्पेसिफिक object. It beautifully considers the concept of life cycle of any software project to the following 5 phases. तो अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम 5 phases का यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है असल चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई है कह लो रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग डिज़ाइनिंग कोडिंग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ये प्रोसेस चलता रहता है रिपीट पे और इस वजह से सॉफ्टवेयर हमारा डे बाय डे इम्प्रूव होता जाता है तो पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है SDLC इट इज़ अ प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की एक लाइफ साइकिल है इसी को कहते हैं SDLC स्टेप्स हैं इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर द SDLC एम्स टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट नीड्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मतलब जो हमारे यूज़र्स हैं वो कुछ डिमांड करते हैं हमसे कि ऐसा हमें सॉफ्टवेयर बना के दीजिए तो उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम उसी क्वालिटी में जो उनको चाहिए उतने ही कॉस्ट में और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी उस तरीके का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वही है लाइफ साइकिल रीचेस कंप्लीशन विद इन टाइम्स एंड कॉस्ट एस्टिमेटेड जिस टाइम में उनको चाहिए जिस कॉस्ट पे उनको चाहिए और जिस क्वालिटी में उनको चाहिए वो सारी चीज़ें हमें इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके वो सॉफ्टवेयर बना के उनको उसी टाइम में देना होता है Various reasons for using life cycle model helps to understand the entire process मतलब आप लाइफ साइकिल प्रोसेस यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि यार इसमें स्टेप्स पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इनको चाहिए क्या enforce a structured approach to development enable planning of resources in advance पहले से ही हमें पता है ये चाहिए तो हम उन सब की प्लानिंग कर सकते हैं enable subsequent control of them aids management to track process of system Difference between software engineering and traditional software engineering. Software engineering often applying new and untested elements in software projects while traditional software engineering क्या करता है generally try to apply known and tested principles अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कर रहा था वो टेस्टेड चीज़ों को टेस्टेड प्रोग्राम्स को नहीं यूज़ कर रहा था बट ट्रेडिशनल क्या कर रहा है ये ट्राई नोन एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहा है एंड लिमिट द यूज़ ऑफ अनटेस्टेड के यूज़ कर रहे हैं अगर तो एक लिमिट में कर रहे हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा बग्स प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी क्योंकि हमने उनको टेस्ट तो किया नहीं है टू ओनली द नेसेसरी टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट Software engineers emphasize projects that will last for years or decades, whereas some traditional engineers solve long-range problems that endure for centuries. Software engineering is about 50-year-old, whereas traditional engineering as whole is 1000 of year old. ये बहुत पुराना भी है इसलिए इस पे हम ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं इस पे से रिसर्च भी ज़्यादा हो चुकी है तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ज़्यादा एक्यूरेट आएगा
Software engineering has first recently started to codify and teach best practice in the form of design pattern, whereas in traditional some engineering principles have run thousands of years of best practice experience handed from generation to generation via literature, standard rules and regulations. मीन्स इसको प्रैक्टिस ज़्यादा है, ट्रेडिशनल को बहुत पुराना है ये, इस वजह से इस पे इसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसके पास नॉलेज ज़्यादा है और वो नॉलेज जनरेशन से जनरेशन तक ऐसे ही आगे बढ़ रही है और इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। वाटरफॉल मॉडल, तो सबसे पहला जो मॉडल है जिसके थ्रू हम कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो सॉफ्टवेयर मॉडल सबसे पहला मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल ऐसे 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 है ना, झरना। ओके, feasibility study, then requirement analysis and specification, then design, then coding and testing, integration testing, maintenance। ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स का ये वाटरफॉल मॉडल है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। A classic waterfall model is the most obvious way to develop software. Through the classic waterfall model, elegant and intuitively obvious, we shall see that it is not practice model in the sense that it can't be used in actual software development project. That is, we can consider this model to be a theoretical way of developing software। मतलब इसकी हेल्प से हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल है समझने के लिए कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, प्रोसेस क्या क्या फॉलो होता है। ठीक है। द क्लासिक वाटरफॉल मॉडल डिवाइडेड द लाइफ साइकिल इनटू 2 phases। ऑब्जर्व दैट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉडल इज, तो वो जो हमने डायग्राम दिखाया ना आपको, यही प्रोसेस यही स्टेप्स ही फॉलो करते हैं। पहले फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन और डिज़ाइन के हिसाब से कोडिंग, फिर कोडिंग होने के बाद उसकी टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? The main aim of the feasibility study activity is to determine whether it would be financially and technically feasible to develop a product। मतलब आपका जो फाइनेंशियल यानी जो आप पैसे दे रहे हो और आप जो टेक्नोलॉजी उसमें चाह रहे हो, क्या वो दोनों इसी बजट में मिल पाएंगी। माना कि आपने कहा कि मैं 10 lakhs खर्च करूँगा, आप मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, उसमें हाई क्वालिटी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करो, बट आपकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई है और आपको एआई भी यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें यूज़ करनी है और काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर आप बनवा रहे हो, तो हमें फिजिबिलिटी स्टडी यानी पहले ही चेक कर लेना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो बजट है वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। The feasibility study activities involve analysis of the problems and collections of all relevant information relating to the product, such as different data items which would be input in the system, the processing required for the carried out of these data, the output data required to be produced by the system, as well as various constants on the behavior of the system. These collected data are analyzed to arrive at the following: an abstract problem definition, formulation of the different strategies for solving the problem, evaluation of different solution strategies। तो इसमें हम यही सारी चीज़ें देखते हैं किस तरीके से हम आपका सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, क्या क्या उसके प्रोसेस हो सकते हैं, कौन कौन से नए नए स्ट्रेटजीज़ हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम फिजिबिलिटी स्टडी में देखते हैं। पहले से ही देख लेना कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, आपके टाइम को बचाता है। क्या पता आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया और बाद में बोल रहे हैं कि नहीं मैं इतना तो नहीं दे पाऊँगा, मेरा बजट तो इतने का ही है, तो आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, उनका भी टाइम वेस्ट हुआ। इससे अच्छा है पहले से हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली और हमें पता चल गया कि अच्छा इनकी रिक्वायरमेंट ये है, इन्होंने बजट इतना का बनाया, हम ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, है ना।
Requirement analysis and specification. The aim of requirement analysis and specification phase is to understand the exact requirement of the customer and to document them properly. This phase consists of two distinct activities. मतलब requirement analysis, क्या क्या चीज़ें सॉफ्टवेयर में चाहिए और एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चीज़ें भी पहले से पता होनी चाहिए, तभी तो आप बनाओगे कोई भी सॉफ्टवेयर। इसलिए हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं और उनका अच्छे से डिटेल में हम अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं अपने जो कस्टमर है उनसे। Requirement gathering and analysis. This activity consists of first gathering the requirement and then analyze the gathered requirements. The goal of requirement can be activity is to collect all relevant information regarding the product to be developed from the customer with a view of clearly understand the customer requirement. वही चीज़ें कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद क्या होगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। द कस्टमर रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइज ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज इनटू द सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी SRS। तो SRS में हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लिख कर रखते हैं। SRS डॉक्यूमेंट इज रिटन यूजिंग एंड यूज़र टर्मिनोलॉजी, मतलब उनको कैसा चाहिए वो चीज़ें, उस हिसाब उनको सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे सब कुछ। दिस मेक्स द SRS डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर्स। The SRS document normally serves as a contract between the development team and the customer। मतलब देखो, SRS का मतलब क्या हो गया कि हमने जो जो आपको चाहिए था हमने वो सारी चीज़ें इस कॉपी में लिख दी और इसकी एक कॉपी आपको दे दी, एक कॉपी हमने रख ली। तो इन फ्यूचर जब सॉफ्टवेयर बन के तैयार होगा तो आप ये ना बोलो कि हमने तो ये भी बोला था आपको ऐड करने को, ये भी बोला था वो, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आपका बजट क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप बाद में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर हम लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें कि नहीं नहीं आपने तो ये नहीं मांगा था। आपने जो जो चाहिए था हमने सब वहाँ लिखा हुआ है, तो लास्ट में या फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए हम SRS डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड है रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। द गोल ऑफ डिज़ाइन फेज इज टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई इन द SRS document into the structure that is suitable for implementation in some programming languages. In technical terms, during the design phase, the software architecture derived from the SRS। SRS डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि इनको ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसको यहाँ ऐड कर देना है, इसको ऐसे ऐड करना है, बटन्स चाहिए इनको, चेक बॉक्स चाहिए इनको, क्या क्या चीज़ें चाहिए इनके सॉफ्टवेयर में, लॉगिन पेज चाहिए, लॉगआउट पेज चाहिए, इनको इस कलर का चाहिए, सब कुछ। मतलब एक सॉफ्टवेयर जैसे होता है, कोई भी आप इंटरफेस देखते हो, कोई भी एक पेज देखते हो अगर आप, तो उसमें बहुत कुछ ऐड होता है ना, HTML, हेडलाइंस, हेडिंग कितनी बड़ी होगी, क्या कैसा होगा, तो SRS में सब कुछ लिखा है। उस हिसाब से फिर हम अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग के बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप होगा हमारा कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। कोडिंग करेंगे यानी उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लॉगिन पेज चाहिए तो अब हम लॉगिन पेज के लिए कोडिंग करेंगे, जो जो चीज़ें चाहिए उनको उस हिसाब से हम अपनी। द कोडिंग फेज इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन फेज सिंस द डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड into workable solution. In this phase, each component in the design is implemented as a program module. The end product of this phase is a set of program modules that have been individually testing. Individual testing means यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है, जब हम एक मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें बहुत सारे पेजेस की कोडिंग हुई होगी, है ना। तो जो हमारा एक मॉड्यूल है यानी कि एक पार्ट, अब इससे जैसे मैं कह रही हूँ लॉगिन पेज बनाना है, तो लॉगिन तो बस एक छोटा सा मॉड्यूल है उस सॉफ्टवेयर का, तो उसकी टेस्टिंग जब हम करते हैं तो उसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। और जब हम पूरे की टेस्टिंग करेंगे तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सब कुछ ऐड कर दिया ना।
अलग अलग मॉड्यूल को अलग अलग यूनिट टेस्ट किया तो यूनिट, एक साथ टेस्ट किया तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग। Even if the integration testing, even if the unit of software are working fine individually, there is a need to find out if the unit if integrated together। तो अलग अलग तो सब काम कर रहे हैं, पर जब हमने कंबाइन कर दिया तब क्या वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। देन लास्ट स्टेप है हमारा मेंटेनेंस। Maintenance phase occurs once the system is operational. It includes implementation of changes that software might undergo over a period of time or implementation of new requirements after the software is deployed at the customer location। अब क्या है, जब वहाँ सॉफ्टवेयर बन गया, सब कुछ ठीक है, बट अभी क्या है, इट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं ना, उसको अपडेट किया जाता रहता है, कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, तो उसके लिए मेंटेनेंस उसमें लगातार होता रहता है। जब भी हम कुछ नया इम्प्लीमेंट करेंगे, अगेन उसमें टेस्टिंग होगी, अगेन उसमें फिर से कंप्लीट चेक करेंगे, मेंटेनेंस वहाँ पर चलता रहता है। तो ये लास्ट फेज हो गया वाटरफॉल मॉडल का। Shortcomings of waterfall model. The classical waterfall model is an idealistic one since it assumes that no error is ever committed। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तब तक तो ये बहुत अच्छा मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, लेकिन जब भी कोई दिक्कत आएगी वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। दिस मॉडल assume that all requirements are defined correctly at the beginning of the project and on the basis of that the development work starts। Thus it becomes difficult to accommodate later requirements change request made by customer। तो बाद में कोई अपडेट या चेंजेस करते हैं उसके लिए इस मॉडल में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ये इसे बोला गया ना थ्योरेटिकल मॉडल, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि पहली बार में हमने एसआरएस में सब कुछ लिख दिया जो जो हमें चाहिए, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा ना। हमने कोड भी एकदम परफेक्ट बना दिया, मेंटेनेंस भी हो गई तो अब कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसे बोला जाता है कि प्रैक्टिकली ये मॉडल पॉसिबल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड मॉडल जो कि इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इसी से हमने अपडेट किया इसको वाटरफॉल को और एक बनाया इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अब क्या होगा, फिजिबिलिटी स्टडी वहाँ भी होती थी, यहाँ भी होगी। रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन वहाँ भी था, यहाँ भी है स्पेसिफिकेशन। डिज़ाइन यहाँ भी हो रही, कोडिंग टेस्टिंग यहाँ भी हो रही, इंटीग्रेशन टेस्टिंग यहाँ भी हो रही, सब कुछ तो सेम है। फिर क्या नया कर दिया इसमें, इटरेटिव हो गया, मतलब अब ये इसी तरीके से नहीं जाएगा कि ये किया फिर ये किया फिर, अब ये बैकवर्ड भी जाएगा। मेंटेनेंस किया, कुछ अपडेट करना हुआ तो हम रिक्वायरमेंट में जा सकते हैं। फिजिबिलिटी तो वही रहेगी, बजट उनका नहीं चेंज होगा, बट रिक्वायरमेंट में कुछ और ऐड करना है, ओके। डिज़ाइन चेंज करनी है, ओके। तो अभी वो क्या था, एक फ्लो में जा रहा था कि ऐसे ही जाएगा, बट इटरेटिव क्या करेगा, वो अपसाइड डाउन के साथ साथ डाउन बॉटम टू अप भी जाएगा, ठीक है। इसलिए ये है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल्स। बाकी फेज तो वही रहेंगे जो कि रहते हैं। The main change in classical waterfall model is to form providing feedback path। वो feedback path दे दिया ना, फीडबैक पाथ है जिससे हमें पता चलता रहेगा अच्छा कुछ नया चाहिए तो वो हम ऐड कर सकते हैं। एवरी फेज, हर फेज के बाद टू इट्स प्रोसीडिंग फेजेस एज शोन इन फिगर। दिस फीडबैक पाथ अलाउ फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स कमिटेड ड्यूरिंग अ फेज and when these are detected in a later phase, for example if during a testing a design error is identified। मतलब हम जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें लग रहा है डिज़ाइन में प्रॉब्लम है तो हम पीछे जा सकते हैं, बैक ट्रैक कर सकते हैं, तो ये इसमें अच्छा है। However, observe that there is no feedback path to the feasibility study। लेकिन आप देख रहे हो कि feasibility study के साथ कोई भी बैक ट्रैक नहीं हो रहा। This means that the feasibility study error can't be corrected। मतलब अभी इसमें एक चीज़ क्या हो रहा है कि बजट और जो आपका एक था ना कि मुझे ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें कोई भी करेक्शन इस मॉडल में नहीं हो सकता। अब हमने बनाया एक प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप क्या होता है, किसी चीज़ की कॉपी या क्या बोलते हैं उसको, डेमो, है ना, डेमो।
तो ये हो गया प्रोटोटाइप मॉडल। इसमें क्या है, फेज तो वही है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन एंड रिफाइन रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेशन, कस्टमर सजेशन, बिल्ड प्रोटोटाइप, customer evaluation of prototype, then design, coding testing, integration testing, and then maintenance। इटरेट, देखो इतनी दूर तक इटरेटिव फॉलो हो रहा है और इतनी दूर तक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फॉलो हो रहा है। प्रोटोटाइप में क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदर किया, उसका डिज़ाइन बनाया और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर इवेल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप, एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया, मतलब हमें जैसा चाहिए वैसा एक डेमो बनाया। वो बहुत एग्जैक्टली वैसा वर्क तो नहीं कर रहा है, पर उसके एक डेमो हमने बना दिया फटाफट कि ऐसा 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 बनेगा, कि आपको ऐसा ही चाहिए, तो वो उस चीज़ को यूज़ करेंगे और उनको लगेगा कि हाँ ये हमारा जो रियल सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद हम एग्जैक्टली उसकी करेक्ट डिज़ाइन बनाएंगे, कोडिंग टेस्टिंग करेंगे एंड मेंटेनेंस स्टार्ट कर देंगे। तो ये है प्रोटोटाइप मॉडल, जो कि उन दोनों मॉडल से थोड़ा अपडेटेड है और बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक डेमो बनाकर पहले ही दिखा दिया कि हम तो ऐसा ऐसा बनाने का सोच रहे हैं। वो जब बोलेंगे हाँ ठीक है ऐसे ही चाहिए, देन हम उसको मेन, जब एक्सेप्टेड बाय कस्टमर हो जाएगा तब हम उसका मेन काम स्टार्ट करते हैं। प्रोटोटाइप इज़ अ टॉय और डमी, देखो डमी डेमो बोल रही थी मैं। A prototype is a toy or dummy implementation of the system. Prototype is usually built using several shortcuts। मतलब उसने बहुत ऊपरी ऊपरी चीज़ें बना दी जाती हैं कि बस कस्टमर को एक बार दिखा देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ होगा। The shortcut might involve using inefficient, inaccurate and dummy functions। The prototype model of software development is shown in figure। तो ये है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। इसमें चेंजेस क्या किए हैं, इसमें इटरेशन डेवलपमेंट भी है, और बस यही है कि प्रोटोटाइप ऐड कर दिया है इस मॉडल में, यही चेंजेस इन्होंने किए हैं। अब है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल क्या करता है, सबसे पहले डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। हमें क्या बनाना है पहले वो पता करेंगे, उसके बाद उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, रिस्क को सॉल्व करेंगे। थर्ड, डेवलप नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। देन रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। अब स्पाइरल मॉडल में क्या हो रहा है, ये चार चीज़ें तो इसमें हो रही हैं, पर ये है क्या वैसे, इसमें क्या नया है। Spiral model was developed by Barry Boehm in 1986. The diagrammatic representation of this model appears like a spiral with many loops। ऐसा है ना। It exit number of loops of the spiral is not fixed and can vary from project to project। मतलब ऐसे बढ़ता रहेगा ये, जितनी बार चेंजेस होंगे उतनी बार ये लूप अगेन उसी सेम प्रोसेस को फॉलो करता जाएगा। The number of loops shown in figure is just an example। Each loop of spiral is called a phase। एक लूप कंप्लीट होने का मतलब है कि जब 4 स्टेप फॉलो हो गए तो एक फेज कहलाता है। इट कैन बी सीन मॉडल मच मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर टू अदर मॉडल्स। ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम बार बार सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, वहाँ पर हमें बैक ट्रैक करना पड़ रहा था, और फिजिबिलिटी स्टडी के लिए तो बैक ट्रैक का भी ऑप्शन नहीं था। बट ये क्या कर रहा है, इसका तो इसको करना नहीं पड़ रहा, ये इसके प्रोसेस में ही है कि आपको तो ऐसे घूम के ही जाना पड़ेगा। हर न्यू इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको चारों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। विच प्रोडक्ट इज़ डेवलप इज़ नॉट फिक्स्ड। रिस्क हैंडलिंग इन स्पाइरल मॉडल, इसका यूज़ देखो रिस्क हैंडलिंग के लिए कर रहे हैं। A risk is essential any adverse circumstances that might hamper the successful completion of a software project। As an example, the risk involved in accessing data from a remote database can be that the data access rate might be too slow। मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है एग्जाम्पल के तौर पर, कि हम जो रिमोट एरिया में हमारा डेटाबेस रखा हुआ उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन,
This risk can be resolved by building a prototype of the data access subsystem and experimenting with the exact access rate. एक डेमो बना दिया हमने, डमी बना दिया, और उसके बाद उसको हम टेस्ट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंटिंग विद द एग्जैक्ट एक्सेस रेट। लेकिन एक्सेस रेट हमारा वही होना चाहिए जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके, उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। द स्पाइरल मॉडल प्रोड्यूस डायरेक्ट सपोर्ट फॉर कॉपिंग अप with risk of by providing the scope to build a prototype at every phase of software development। मतलब ये हर फेज़ पर आपको एक नया, मतलब हर एक नए फीचर्स के लिए आप एक न्यू डमी क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए रिस्क हैंडल करने के लिए ये स्पाइरल मॉडल हेल्प करता है। 4 फेज़ होते हैं स्पाइरल मॉडल में। ईच फेज इज दिस मॉडल इज स्प्लिट into 4 quadrants such as shown in figure. In the first quadrant, some features of the product and identified based on the risk and how crucial it is to be overall product development. Implementation of the identified features forms the objective of the phase. क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे बनना है, एंड हाउ क्रूशियल इट इज़ टू ओवरऑल प्रोडक्ट। ठीक, फर्स्ट फेज़ ये हो गया। सेकेंड फेज़ क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, मतलब किस किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस किस तरीके से सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। आर इवेल्युएटेड टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू एबल टू डू थिंग्स। सॉल्यूशन ऑफ इवेल्युएटेड बाय डेवलपिंग द एप्रोप्रिएट प्रोटोटाइप। The third quadrant consists of developing and verifying the next level of the product. The fourth quadrant concerns reviewing the result of the stages traversed so far with the customer and planning the next iteration around the spiral। एक स्पाइरल में ही चारों फेज कवर कर लेते हैं। स्पाइरल के बाद आता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। इन द लाइफ साइकिल मॉडल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इट इज़ फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल मॉडल्स फंक्शनल यूनिट्स दैट कैन बी इंक्रीमेंटली कंस्ट्रक्टेड एंड डिलीवर्ड। ABCR modules of a software products that are incrementally developed and delivered। मतलब एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया, सही बन गया, फिर एक और बनाया, सही बन गया, फिर एक और बनाया, स्टेप बाय स्टेप एक एक मॉड्यूल बनाते जा रहे। इवोल्यूशन डेवलपमेंट मॉडल, rough requirement specification, identify the core and other parts of the development, incrementally develop the core part using on iterative waterfall model, collect customers feedback on modify requirement, and then develop the next identified features using on iterative waterfall model। all features completed then maintenance। अब देख रहे हो ये दो में iterative फॉलो हो रहा है, वैसे तो सब में ही जा रहे हैं बट यहाँ पर हम पीछे भी जा सकते हैं। कस्टमर से जो डेटा कलेक्ट किया है या जो फीडबैक कलेक्ट किया है एंड मॉडिफाई रिक्वायरमेंट, वो चीज़ें हम बार बार इसमें चेंज कर सकते हैं इवोल्यूशन डेवलपमेंट मॉडल में। अब हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो रही है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब जो फर्स्ट टॉपिक था ना, मतलब फर्स्ट वाटरफॉल का क्या था, फर्स्ट फेज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।